वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे नीट 2026 का पेपर हो गया है। होप बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पेपर किया है। और चलिए आज हम फिजिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं 2026 नीट 2026 का। लेट अस गो टू द क्वेश्चन पेपर। होप सबको ये दिख रहा है पेपर। पेपर बहुत आसान था। लास्ट ईयर से बच्चे जैसे डर गए थे वैसा नहीं है, सीधा ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे एनसीईआरटी से हैं। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। किसी ने यदि देखा हो तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे फिजिक्स के। तो काफ़ी इजी पेपर दिया है इस बार। आई थिंक मेरिट भी बहुत ऊपर जाने वाली है फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चे पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये पहला चैप्टर मेजरमेंट चैप्टर का है। यदि उसने स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है उसको इसने 1 मान लिया है तो लाइट 6 मिनट 40 सेकेंड्स लेता है अर्थ से सन से अर्थ पर आने के लिए। तो बच्चे एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है जरा देखो। द एक्चुअल डिस्टेंस विल बी एस इज इक्वल टू, क्या आ रहा है बताएं, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम टी। स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम टी, करेक्ट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बच्चे आपको पता है, सी। इसने कहा है लाइट की स्पीड को 1 ले लेते हैं, 1 इंटू टाइम कितना दे रखा है 6 मिनट 40 सेकेंड। तो 6 मिनट को आपने सेकेंड्स में चेंज कर लिया, तो 6 इंटू 60 कितना हो गया 360। और बच्चे आपके पास 40 सेकेंड और हैं, तो टोटल सेकेंड आपके पास 400 सेकेंड आ गया। तो इंटू 400 सेकेंड, तो इसका मतलब आपके पास 400 नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, नहीं क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तो बच्चे जो आपको एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, आप जरा ध्यान से एक बार देखना। ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन में देखो यंग मॉडुलस ए सबका अलग अलग दे रखा है। ए का फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, तो एक में आप चेक कर लो बस। तो यंग मॉडुलस सबको पता है, व्हाट इज यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल। बस ये देख लो, और कौन सा देख रहे हो। लो ये रहा सेकंड, तो ए का सेकंड है और आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। टाइम सारे सॉल्व करने मत बैठो, बस चेक करा करो, बी वेरी क्लेवर। इसमें नीट के अंदर ध्यान रखना थोड़ा स्मार्टनेस है। आप ऑप्शंस भी चेक करो, सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं। ए के जो ए आपका है उसके सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं, तो आपको एक ही चेक करना है बस। इसका तो एक ही क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे। ये आपके पास सेमीकंडक्टर चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मैंने ध्यान रखना इसमें पाठशाला बनाया था, जी नीट पाठशाला, और छलांग लगाया था उसमें। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सारे इसी में हैं, जो मैंने बताया था वही है। देखो अब इसमें क्या है कि डायोड जो है, ध्यान रखना फॉरवर्ड बायस है तभी वो कंडक्ट करता है। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये आपके पास रिवर्स बायस हो गया। आपके पास ये भी रिवर्स बायस हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस जब आइडियल डायोड होता है, ध्यान रखना फॉरवर्ड बायस होता है तो इट कंडक्ट्स एंड देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। तो ये कंडक्टिंग पाथ, ये दोनों कंडक्टिंग पाथ दे रहे हैं। तो आपके पास सीधा सीधा एक 4 ओम का हो गया और एक 2 ओम का हो गया। और आपके पास ये 10 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो ये 4 और 2, ये 2 है सॉरी, ये 4 का ये 2 का है, तो 4 और 2 का आप पैरेलल में निकाल लो। 4 एंड R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 4/3 आपके पास ओम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो आप करंट निकाल लेंगे, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/3। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 15/2, तो 15/2 इसका आंसर आ गया। तो ये आपके पास सेमीकंडक्टर डायोड का क्वेश्चन था। जब फॉरवर्ड बायस होता है डायोड तो इट कंडक्ट्स। ये देखो क्वेश्चन बहुत लंबे तरीके से बच्चे करते हैं। यदि आपको याद हो, मैंने छलांग में भी बताया था कि जब भी आपके पास कोई यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड क्वेश्चन होता है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, तो उसको हम एवरेज से कर सकते हैं।
तो ओमेगा एवरेज निकाल लो। तो ओमेगा एवरेज क्या होता है बच्चे, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये मैंने क्वेश्चन बताया था वहां पर कैसे करते हैं। तो 600 प्लस 1200 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, तो 600 और 1200 बाई 2 यानी कि 800 बाई 2 यानी कि 900 हो गया। तो 900 रिवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में 900 रिवोल्यूशंस कर रहा है। तो बच्चे 10 सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस बता सकते हो आप? अब ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, तो रिवोल्यूशन इन 10 सेकंड, तो 900 रिवोल्यूशंस पर मिनट यानी 60 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज रिवोल्यूशंस पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 10, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ रहा है बच्चे, 150 आ रहा है। तो इसमें मैंने यूनिफॉर्म मोशन से क्वेश्चन कर लिया, 150 इसका ऑप्शन हो गया। तो ये मेरा मेथड आपको काफी आसान होगा। अदरवाइज सब लोग क्या करेंगे, पहले इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस, या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी करके उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं करो, आसान तरीका है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया। तो इसमें सारा स्मार्टनेस का है बच्चे, आप क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हाउ क्विकली द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत ही क्या है, जरा मुझे बताओ। सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है और इसमें काइनेटिक एनर्जी, सिंपल पेंडुलम आपको पता है ऑसिलेट कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी सबको याद हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर। और आपको पता है y, यदि मीन से स्टार्ट करूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी बच्चे dy बाई डी टी से यदि आप सॉल्व करें तो ये आपके पास सीधा सीधा कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी। वैसे कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो बस ये ध्यान रखना कि ग्राफ जो है कॉस स्क्वेयर थीटा का ग्राफ या साइन स्क्वेयर थीटा का ग्राफ, ध्यान रखना साइन स्क्वेयर थीटा या कॉस स्क्वेयर थीटा का, यानी कि नॉट निगेटिव, निगेटिव नहीं होगा। तो ये निगेटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, ये तो वेरिएशन ही नहीं कर रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट हुआ है एक्सट्रीम से स्टार्ट। एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो बच्चे कॉस का फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा, वेलोसिटी जो है साइन का फंक्शन हो जाएगा, इसलिए साइन वाला लिया है इसने। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक एनर्जी वैसे भी आपके पास फ्लक्चुएटिंग होगी और लेकिन निगेटिव कभी नहीं जाएगी, तो सॉल्व बिल्कुल मत करो, दिमाग नहीं लगाओ उसमें। ये भी बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सब सारे क्वेश्चंस आसान आसान से डाल दिए हैं। देखो बच्चे, ईएमएफ दे रखा है, इंटरनल स्ट्रेस दे रखा है, करंट दे रखी है, तो सबको पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी देखो रजिस्टर, अब इसमें जो है सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल यदि चार्ज हो रहा होता तो V इक्वल टू E प्लस आई आर, वो करता तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होता। ये तो बहुत ही आसान रहा, 12 माइनस 0.6 इंटू 2, तो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 1.2, तो 10.8 वोल्ट बच्चे इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10.8 वोल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, आसान से क्वेश्चन नजर आ रहे हैं मुझे, ये देखिए। अब ये आपके पास चाहे मीन ये देखो आरएमएस दे रखा है, चाहे एवरेज दे रखा हो, चाहे आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो, कोई भी हो आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपके पास वी आर एम एस की वैल्यू जो पूछ रहा है, वी आर एम एस, ये बच्चे प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सेम है क्या, टेम्परेचर मिक्सचर सेम है, प्रोपोर्शनल टू 1/√m। यदि याद है आपको 3RT अपॉन m अंडर रूट, है नहीं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m आ रहा है, तो बच्चे V आर्गन और VCl, है नहीं। तो रेसिप्रोकल क्लोरीन का ले लो ऊपर 70 और नीचे ले लो 40, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया √7/2। तो काफी आसान क्वेश्चन उन्होंने पकड़ा दिया। चलिए ये भी कितना आसान रही ऑप्टिक्स का, इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन। आई, ये बच्चे ई सबको पता है, ये आई है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, तो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है,
और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है। और ध्यान रखना कि जब आपके पास ये रे इसके पैरेलल होती है तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों सेम ही होते हैं, तो 2i, तो 2i इज इक्वल टू a प्लस डेविएशन, तो डेविएशन इज इक्वल टू 2i माइनस a, दैट इज 2 इंटू आई की वैल्यू है 50 माइनस ए की वैल्यू 60, तो 100 माइनस 60 दैट इज 40 डिग्री। बच्चे इसका आंसर आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं। इसमें भी बच्चे आप ध्यान से देखो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ऑप्शन चेक कर लो जरा। ए का 4 बहुत सारे में आ रहा है, ए का 1, अच्छा ए का 1 एच न्यू जो है डी ब्रॉगली गलत है, रोल आउट कर दो। अब B1 B3 अच्छा बी देख लेते हैं, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, वेव नेचर ऑफ लाइट, बी का 3 तो ये गलत हो गया। बी का 3 दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब सी देख लो बस, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो सी का 1, तो बच्चे 4th ऑप्शन हो गया। तो इसमें रूल आउट करके देखा करो कि कौन कौन से गलत हो सकते हैं, बस ऐसे करते हैं सब लोग। अब इसको बच्चे देखो पूरे इंडिया में किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह से सॉल्व करें, मुझे समझ में नहीं आता। इतना लंबा चौड़े से तो बच्चे आपका पेपर छूटेगा। देखो पॉइंट -3.4 सबको याद है कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एन इज इक्वल टू 1 है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एन इज इक्वल टू 2 है तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एन इज इक्वल टू 2 तो है, सेकंड ऑर्बिट में तो है एनर्जी। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे ही रखा है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन जितने, जरूरत ही क्या है, रेडियल डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, सबको याद था कि R इज इक्वल टू R0 इंटू एन स्क्वेयर, R0 सबको पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, तो सॉल्व क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 0.4 इंटू 4, इसमें घुमाना, ये सारी चीजें बच्चे आपको घुमाने के लिए कर रखा है कि बच्चा उसमें ट्रैप हो जाए, जो ट्रैप हो गया वो गया काम से। ठीक है, तो डॉक्टर बनना है तो बच्चे पेशेंट तो गलत बोलेगा कि मैं तो बहुत अच्छा खाया था, बहुत अच्छा, कुछ नहीं खाया उसने, बहुत खराब खाया था, तो उस पर विश्वास मत करो। तो इस क्वेश्चन के जो डेटा दे रखा है इसको क्यों देख रहे हो। तो 4 3 12, 4 5 20 और 21, 2.1 के आसपास एंगस्ट्रॉम होगा इंटू 10 पावर -10। लो देखो बच्चे हो गया। देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सब सॉल्यूशन लंबे लंबे दे रखे हैं, मत करो। अब ये देखो, ये आपके पास ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये है ना ओपन ट्रक वाला क्वेश्चन, कि उसके अंदर एक बॉक्स रखा है और उसको एक्सीलरेशन से चला रहे थे, तो पूछ रहा है कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होना चाहिए जिससे कि वो स्लिप ना करे या फिर गिर जाए नीचे, ऐसे था क्वेश्चन। तो अब इसमें देखा है बॉक्स है 15 किलोग्राम इज कैप्ड ऑन ए फ्लोर ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये देखो ऐसे इस पर रखा है। The coefficient of static friction between the box keeping the box station the maximum acceleration। अब यदि आप accelerated frame of reference को बॉक्स के साथ अटैच करोगे, जैसे आप इसको चलाओगे तो बच्चे इसको सूडो लगेगा ma, तो इसको सूडो लगेगा तो इसमें फ्रिक्शन इसको रेस्क्यू के लिए आएगी। तो मैंने बताया था कि सारे रियल फोर्सेस प्लस, मेरे बच्चे लॉज ऑफ मोशन के नोट्स देख लेना, पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है लॉज ऑफ मोशन की, तो उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने सूडो का एक पूरा अलग से एक लेक्चर लिया है। तो बच्चे उसमें सिग्मा रियल फोर्सेस प्लस सूडो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a रिलेटिव। अब इसमें बच्चे रिलेटिव एक्सीलरेशन तो 0 ही है, तो यहाँ पर बच्चे आ जाएगा फ्रिक्शन, है ना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू s इंटू n। एन कितना है आपके पास, mg है, ठीक है, तो आपके पास n mg हो गया, तो म्यू s इंटू n हो गया mg इज इक्वल टू m इंटू a, m से m कैंसिल कर देना, तो a जो है आपके पास वो आ गया a इज इक्वल टू म्यू s इंटू g। ये सबको याद भी था वैसे, आपके पास 0.12 यही है एनसीईआरटी में, 0.12 इंटू g की वैल्यू 10 है, तो आंसर इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो
चला सकता है। ठीक है बच्चे, तो अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब हम आगे भी चलते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस काफी आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम और आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बच्चे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डाल दिए इन्होंने। एनसीईआरटी के क्वेश्चन था C1 C2 C3 C4, सारे के सारे इसने C1 C2 C3 सारे 10 दिए हैं। ये सब 10 दे दिए हैं। C1 C2 C3 C4 ये सब 10 है। और ये C5 जो है बच्चे 2.5 दे रखा है, along with a battery of 50 volt. The equivalent capacitance and the charge on each capacitor respectively are. देखो सबसे पहली बात तो यह है कि इन पर चार्ज C1 C2 C3 इन पर सब पर चार्ज सेम होगा। ये गलत है, ये गलत है। और अब आपका देखो 250 माइक्रोन C1 टू C4। अच्छा ये 125 है, 250 है। अब इक्वलेंट 5 है, ये 4 है। इक्वलेंट चेक कर लो, बस इक्वलेंट चेक कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 10 10 1 2 3 4 इन सब का इक्वलेंट कितना आ गया बच्चे? C5 तो ये है, और ये सारे के सारे सीरीज में है, तो सीरीज में बच्चे 1 2 3 4, तो 10/4 दैट इज 2.5 हो गया। और ये 2.5 ये है, तो 2.5 2.5 यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया। तो बच्चे आपके पास 5 है। अच्छा 5, अब लेकिन दो ऑप्शन है 5। अच्छा दो ऑप्शन 5 है, तो ऐसा नहीं है कि सब पर चार्ज ऐसा ना हो कि हाँ अब तो बच्चे चार्ज सब पे सेम आएगा। मैं पहले इसको जो कैंसिल कर रहा था, तो ये अब नहीं रहेगा, क्योंकि इन सब का इक्विवेलेंट 2.5, इन सब का, इनका भी 2.5, और पैरेलल में बचे 50 है, तो जो इस पे चार्ज है वो इस पे चार्ज है। इसका तो सब पे चार्ज सेम होगा, तो आंसर आपके पास 2 हो गया। पहले केस में तो ऐसा लग रहा था कि ये अलग है वो अलग है, लेकिन सबका इक्विवेलेंट बच्चे तो 2.5 ही आ रहा है ना, तो इसका आंसर 5 और सब पे चार्ज सेम रहेगा। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। सॉल्व करना भी चाह रहे हो तो 2.5 इंटू 50 इतने माइक्रोकूलम से कर सकते हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। The amount of work done to raise a mass m from the surface of the earth to a height equals to the radius of the earth r. ये देखो बच्चे कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना इसमें था वर्क डन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाता है। मैंने बताया था दैट इज mgh/1 प्लस h/r। देखो mgh, h की वैल्यू कितनी दे रखी है? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, mgr/1 प्लस 1 दैट इज mgr/2। ये आंसर आना चाहिए। देख लो बच्चे फोर्थ, तो हमने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर mgh/1 प्लस h/i तब यूज किया जाता है बच्चे जब आपके पास जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो। ठीक है, ऐसे बच्चे v² भी हो जाता है कि यदि आपको ऊपर से बहुत ऊपर से छोड़ रहे हैं तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh/1 प्लस h/r। इसको हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा बहुत शॉर्ट तरीका होता है, आप इसको ध्यान से देखो कैसे करता हूं मैं। ये देखिए, अब ये देखो बच्चे, ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास इतने इज मेजर टू द 9.0 सेंटीमीटर। अच्छा, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू द डेंसिटी मेटेरियल क्यूब कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज दिस वेयर द वैल्यू ऑफ x इज। अब इसमें कैसे करोगे बच्चे? अब इसमें आप देखो सबको सॉल्व करके चेक करो। ईच साइड ऑफ द मेटेरियल क्यूब इज मास इतने इज मेजर टू बी 9 सेंटीमीटर। अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब चल रहा है, तो मास हो गया 5.580 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा बच्चे आपके पास कितना? 9 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6। तो डेसिमल के प्लेसेस आप देखो 9.0 सॉरी, तो 2 है,
अब चक्कर ये आ रहा है इसमें इसमें प्रॉब्लम ये आने वाली है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से 2 हैं, तो बच्चे ये नहीं हो सकता और ये 2 नहीं हो सकता, इन दोनों में ही बस है। इसका मतलब आपको क्लोजली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर चला जाएगा 10 पावर प्लस के कितना हो गया 6। अब इसको आप डिवाइड कर लेना बस, 9 चौवन 4, 9 पंजे 45, 3 9 3 27, चलो एक कट जाएगा ऐसे, और 9 7 63 और 9 तो ऐसे बच्चे कटते कटते इसमें बच्चे सॉल्व करना आपको पड़ेगा। और ये तो यदि आपके पास ऐसा होता ऑप्शन, यदि ऐसा ऑप्शन होता कि केवल आपके पास डेसिमल के 2 प्लेसेस मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते तो वही आप ऑप्शन होता। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको और ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, गलत है, 3 है बच्चे ये गलत है, दो आपके पास आंसर होने चाहिए। तो 9.0 है ना, इसमें 2 हैं तो 2 ही आंसर होंगे। तो इसलिए 2 वाले में ये दोनों में ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन माना जाता है। ये सबको बच्चे आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप किसी बॉडी से थोड़ा वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं तो बच्चे ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे की डायरेक्शन निगेटिव है। तो पहले बच्चे वेलोसिटी पॉजिटिव है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, मतलब एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, तो बच्चे ऊपर जाकर फिर इसकी वेलोसिटी निगेटिव में चली जाएगी। तो ये आपका v और t ग्राफ सबको याद है। ठीक है, तो इसमें आपके पास स्पीड तो नहीं है, फॉलोइंग प्लॉट शोड वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v। तो इसमें बच्चे आपके पास कौन सा आना चाहिए, सी वाला आना चाहिए बस। ठीक है, चलो आगे, आसान सा क्वेश्चन था। ये देखो, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ बॉब इज इतने, द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ द बॉब। अच्छा, अब देखो बच्चे ध्यान से देखो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम इतना है। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विद द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली। अब टोटल एनर्जी इतनी है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, इसका मतलब ये सारी की सारी जो एनर्जी होगी वो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होगी। ये तो पूछा था स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट द इक्विलिब्रियम, बस हो तो गया। तो इसका मतलब हाफ मास, देखो 20 ग्राम है तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.02 10⁻²। तो देख लो बच्चे क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर आपके पास सॉल्व करके देखो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻+2, ये कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू √2 आंसर आ रहा है, तो 1.41। ठीक है, मतलब आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। ये बच्चे ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन उन्होंने एनसीईआरटी के डाले हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा इज k, द इंटेंसिटी लाइट ऑफ a point where the path difference is λ/3। अच्छा, अब जब पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा है तो इसका मतलब वो मैक्सिमम हो गया। तो यदि आपको याद हो तो आई मैक्सिमम आपके पास, चलो आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2 ये था। आई मैक्सिमम बच्चे आपको दे रखा है k इंटू कॉस स्क्वेयर 5। फेज डिफरेंस देख लो, पाथ डिफरेंस बच्चे लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2π है, यदि λ/3 है तो फेज डिफरेंस आपके पास 2π/3 है, और इसका भी हाफ ही हो गया फेज डिफरेंस 5। तो 5/2 करेंगे तो बच्चे π/3 हो जाएगा। तो k इंटू कॉस स्क्वेयर π/3, कॉस स्क्वेयर पाई 180 60, तो कॉस स्क्वेयर 60। सेम क्वेश्चन है नीट का, एनसीईआरटी का।
तो cos स्क्वायर 60 हाफ का स्क्वायर, तो k/4 इसका आंसर है। तो कुछ बच्चों को तो याद ही रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है। चलो 17 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन देखो सबको बताया था, यदि आपने देखा हो, मैंने इसके अंदर पाठशाला में कराया था बच्चे, आप देखना, या छलांग में भी बताया है आपको कि जब भी आपको आउटपुट किसी के अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस निकालते हैं, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, दिस शुड बी रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो रिवर्स बायस होगा तभी आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव स्विंग में जा रहा है, ये बच्चे क्या है आपके पास, ये आपके पास P है, ये N है, तो ये पॉजिटिव स्विंग में जाने का मतलब ये रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। जब नेगेटिव स्विंग में जा रहा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस है, तो ये कंडक्ट करेगा, तो देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप। तो आपके पास आउटपुट बच्चे ये वाला पोर्शन होगा इतना, ये रहा फोर्थ, है नहीं, समझ में आ गया। तो जब भी आपको डायोड के अक्रॉस निकालना है, तो डायोड मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। करेक्ट, समझ में आया। अब ये देखो, ये भी थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ आंसर किलो हर्ट्स, अच्छा हर्ट्स में। तो बच्चे सबको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। तो इससे आपको अप्रोक्सीमेटली भी पूछ रहा है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इंडक्टेंस L की वैल्यू 10⁻³ एंड C की वैल्यू बच्चे 0.1 माइक्रोफैराड 10⁻⁻7, -7 -3 -10, तो इसका मतलब आपके पास 10⁻+10 का अंडर रूट, तो 10⁻10 का अंडर रूट, इसका मतलब कितना हो गया बच्चे, 5, तो 10⁻5/2π। अब किलो हर्ट्ज से तो 100 ले लेते हैं, तो किलो हर्ट्ज हो जाएगा /2π, 2 से 2 काट देते हैं 50। अब ये 3 है, तो 17 के करीब आ रहा होगा, है नहीं। तो देख लो बच्चे कौन सा आंसर आ रहा है। 16 से थोड़ा सा ज्यादा है, 16 के आसपास आएगा। चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कह रहा है। पाई की वैल्यू 3.14 होता है ना, इसलिए हमने 3 मान लिया पाई की वैल्यू, तो 16 के आसपास ही आएगी। ठीक है, तो चलो बच्चे हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चे हमने करा दिए हैं। अब अगले उसमें और इससे आगे करेंगे।